तो भाई हमें जिस ट्रेलर का इंतजार था यानी कि थॉर के सेकंड ट्रेलर का उसको रिलीज़ कर दिया गया है। और आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो में मेरा रिएक्शन तो देख ही लिया होगा और आप समझ चुके हैं कि मैं कितना ज़्यादा आज एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्स है जिसको मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। यानी कि यहाँ पे सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज़ के हमें बहुत ही बड़े ईस्टर एग्स दिए गए हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कहाँ पे हैं सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज़, हमें तो नहीं देखी, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम यही है और मैं आपको बहुत डिटेल में आज इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ। साथ ही साथ गौर का मैं यहाँ पे फर्स्ट लुक देखने को मिला जो कि मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन में इतना ज़्यादा मुझे मज़ेदार नहीं लगा, लेकिन उसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन और हम डिटेल में जानेंगे कि इस ट्रेलर के जरिए हमारी स्टोरी किस तरफ जा सकती है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कहानी की स्टार्ट कॉर के साथ होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये उसी प्लेनेट के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि हमने लास्ट ट्रेलर के अंदर भी देखा था कि जहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम मौजूद है, थॉर जो इनके साथ लड़ने में मदद दे रहा है और सारे नीले नीले लोग हमें नजर आ रहे हैं। तो इसी प्लेनेट के ऊपर कॉर को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे बच्चों को थॉर की स्टोरी सुना रहा है और इसी पूरी की पूरी स्टोरी के साथ हमें पता चल जाता है कि थॉर इतने टाइम से क्या करते हुए आ रहा है। वो बताता है कि किस तरीके से थॉर जो है वो एक पूरे के पूरे आउट ऑफ शेप चले गया था, उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करी और अपने आप को शेप में वापसी लेकर आया और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें सीक्वेंस देखने को मिलती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से थॉर अपने हैमर को यहाँ पे टैप करता है नीचे ज़मीन के ऊपर और ज़बरदस्त किस्म से बिजली गिरती है जिससे वो नए कॉस्ट्यूम के अंदर आ जाता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने थॉर रैग्नारॉक के अंदर और थॉर के कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा बार देखा है। तो ये कॉमिक एक्यूरेट चीज़ें थॉर के इस पूरे के पूरे ट्रेलर में भरी पड़ी हैं जिसका मैं फ़ैन होकर रह गया हूँ। और इसी तरह कॉर ये भी बताता है कि किस तरीके से थॉर अपने शेप के अंदर वापसी आया, क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर होने वाला अकलौता थॉर था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे लेडी जेन फोस्टर वाले थॉर से मिलवाया जाता है। अब हमने ये सीन पहले भी ट्रेलर में देखा था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जब थॉर और जेन फोस्टर की मीटिंग हो रही है तो पीछे आग लगी हुई और अजीबोगरीब चीज़ें जो है लोगों के ऊपर अटैक कर रही हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि गौर के ही हिस्से हैं, गौर का ही पार्ट है जिसको द ब्लैक बर्जर्कर्स कहा जाता है गौर के कॉमिक्स के अंदर, जो कि दरअसल जो उसकी नेक्रोसॉर्ड कॉमिक्स के अंदर होती है जिसका इस्तेमाल करके वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बेसिकली बींग्स जो है वो उसी नेक्रोसॉर्ड का हिस्सा होते हैं और गौर की एज एक्सटेंशन एज ए आर्मी काम कर रहे होते हैं। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि हमें यहाँ पे कॉमिक एक्यूरेट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से थॉर और जेन का यहाँ पे मीटअप होता है, क्योंकि थॉर अपने म्योनियर को अपनी तरफ बुलाता है लेकिन वो किसी और का हो चुका है, समझ रहे हैं ना मतलब। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि थॉर का हमें यहाँ पे एक और नया कॉस्ट्यूम का लुक नजर आता है, वही हेलमेट वाला, जिसको हमने थॉर के टॉयज वगैरह में काफी ज्यादा देखा था। और कहूँगा कि टॉयज में ये लुक देख के कुछ ज्यादा ऑड लग रहा था, लेकिन यहाँ ट्रेलर में देख के मुझे ये लुक इसका काफी ज्यादा पसंद आया। खासकर इसका हेलमेट जो है वो बहुत ही बल्कि किस्म का लुक दे रहा है और थॉर के ऊपर वो जच रहा है। इसी के बाद हमें एक शॉट नजर आता है जहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी लेडी थॉर जो है वो बेसिकली एक तरह के चैम्बर के अंदर एंटर करती है, जो कि बहुत पुराने टाइप का मकबरा लग रहा है और यही वो जगह है जो कि इस पूरे ट्रेलर के लिए मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। लेकिन मैं इसको वीडियो के आखिर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसको एक और हमें एक्सटेंडेड लुक ट्रेलर के आखिर में मिला था। तो इसी तरह में यहाँ पे एक बहुत ही फनी सीन नजर आता है जहाँ पे जेन फोस्टर बोलती है कि हमें आखिरी बार मिले हुए कितना टाइम हो गया, 3-4 साल। लेकिन थॉर को हम देखते हैं कि वो यहाँ पे फुल दिल वाले का शाहरुख खान बना हुआ है और सिर्फ दिन नहीं, महीने नहीं, बल्कि एक सेकंड तक उसको गिनवा रहा था कि उनको कितना टाइम हो चुका है। तो ये मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा फनी लगी थी इस ट्रेलर की। इसी तरह में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओलंपस के शॉट मिले हैं इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर। अब ओलंपस वो जगह है जहाँ पे वो सारे के सारे ग्रीक गॉड्स हमें नजर आने वाले हैं एमसीयू के अंदर, जो कि इतने टाइम से एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब तक हमें दिखाई नहीं गए थे, क्योंकि अब बेसिकली जैसा कि थॉर का पूरा मामला चल चुका है, ये गॉर आके सारे के सारे गॉड्स को मार रहा है, तो थॉर मदद के लिए एक दूसरे गॉड के पास ही जाएगा। और कुछ टाइम पहले एक स्टिल को शेयर किया गया था जिसके अंदर वैल्किरी, लेडी थॉर और हमें यहाँ पे बेस्ट की तरह की गॉडेस नजर आ रही थी। तो ये वही पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली है जो कि ओलंपस के अंदर प्लेस करेगी और वहीं पे सारे के सारे गॉड्स इस बारे में डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे उनको गॉर के साथ करना है तो क्या करना है। और मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे सबसे पहली बार गॉर आएगा और इन सारे के सारे ओलंपियन गॉड्स को पेल के चले जाएगा और तब से हमें अंदाजा होगा कि ये कितना ज्यादा ओपी है। लेकिन इसी के बाद इस चीज का हमें सबसे ज्यादा इंतजार था यानी कि गॉर के फर्स्ट लुक का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से एक बर्बाद प्लेनेट के ऊपर एक तरह का केज बना हुआ है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद गॉर को यहाँ पे कैद किया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गॉर शायद रहता ही यहीं पे है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केज के अंदर है, क्योंकि अगले ही शॉट के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब व गरीब हमें ब्लैक कलर की चीजें नजर आती हैं जो कि सिम्बियोट जैसी हैं और गौर उनके अंदर से निकल के काफ़ी हैरानी से देख रहा होता है और इससे ऐसी ही फील आ रही है जैसे कोई कैदी जो है अपनी कैद से बाहर आता है तो दुनिया को इसी तरीके से देखता है। तो ये चीज़ देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हो सकता है कि शायद किसी ने अब तक जो है गौर को कैद किया हुआ था और अब वो आज़ाद हो चुका है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आखिरकार ये ब्लैक चीज़ें क्या हैं, क्योंकि अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो गॉर द गॉड विचर को जो पावर्स मिलती हैं वो एक नेक्रो सॉर्ड के जरिए मिलती हैं, जो कि बिल्कुल वैसी ही सॉर्ड होती है जो कि हेला इस्तेमाल कर रही थी थॉर रैग्नारॉक के अंदर।
और बाद में चल के कॉमिक्स में ये भी पता चलता है कि किस तरीके से वो नेक्रोसॉर्ड जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का सिम्बियोट जो कि गॉड ऑफ द सिम्बियोट नल ने बनाई थी। तो इसका मतलब ये सारा का सारा कनेक्शन वेनम और सिम्बियोट से जाके जुड़ता है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की चीजें हमें नजर आ रही हैं जो हिलती जुलती हुई, वो भी हमें यहाँ पे फुल सिम्बियोट वाली फीलिंग दे रही हैं। और इसी के बाद इसके अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि किस तरीके से गौर यहाँ पे अपनी तलवार को जो है ले रहा होता है जो कि यहाँ गड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि ये वो तलवार नहीं है जो कि हम कॉमिक्स में गौर के पास देखते हुए आए हैं। वो तलवार बिल्कुल वैसी होती है जो कि हेला इस्तेमाल कर रही थी रैग्नारॉक के अंदर, थॉर रैग्नारॉक के अंदर। तो मे बी पॉसिबल कि शायद इस ट्रेलर के अंदर उन्होंने इस तलवार को चेंज किया हुआ है और जब मूवी देखने जाएं तो उसको वही तलवार दिखाया जाएगा। ये इसलिए किया है ताकि हम स्टोरी को जो ट्रैक ना कर सकें, या फिर हो सकता है कि इंटायरली ये एक अलग ही तलवार हो और उसका बिल्कुल एक अलग ओरिजिन दिया जाए कॉमिक्स से हटके, क्योंकि कॉमिक्स का ओरिजिन वो बहुत हद तक नेक्रोसॉर्ड की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर कुछ सेकंड्स के अंदर इस बात को जो है बता दिया गया कि आखिरकार गौर कौन है और उसके क्या क्या मोटिव्स हैं। क्योंकि यहाँ पे वो सेम अपनी वही आइकॉनिक लाइन बोलता है कॉमिक से कि गॉड्स को सिर्फ परवाह होती है सिर्फ एक ही चीज़ की, और वो खुद की। और उन्होंने हमारी मदद करना छोड़ दी थी, तो इसलिए मैंने कसम खा ली है कि मैं इस यूनिवर्स का हर एक गॉड को जो है मिटा के रख दूंगा। तो यही पूरा का पूरा मोटिव होता है गॉर का कॉमिक्स के अंदर भी, क्योंकि बेसिकली वो एक दुनिया के ऊपर मौजूद होता है जहाँ पे गॉड्स ने उसकी सुनना बंद कर दी होती है। इस चक्कर में उसकी बीवी बच्चे मर जाते हैं, उसको जो है घर से निकाल दिया जाता है और वो बहुत बुरी हालत में आ जाता है, और गॉड्स कभी उसकी मदद के लिए नहीं आते। तो एक दिन जब उसको ये सारी की सारी पावर्स मिलती हैं तो इस बात का फैसला कर लेता है कि वो अब इस यूनिवर्स के अंदर एक भी गॉड को नहीं छोड़ेगा। तो वही इस पूरी की पूरी सेम चीज़ हम इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर नजर आने वाली है। इसके बाद हमें यहाँ पे बहुत अलग अलग छोटे छोटे शॉट्स नजर आते हैं जिसके अंदर हम अपने बाइफ्रॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। थॉर जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इस्तेमाल कर रहा है और वो अपनी दोनों बकरियों को भी इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह वो कॉमिक्स में करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ओलंपस के ऊपर आएगा जहाँ पे लेडी थॉर, वैल्किरी और गॉर वगैरह भी इसके साथ होने वाले हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ओलंपस के अंदर यहाँ पे एक फाइट सीन चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे दोनों गॉड्स के पैंथियंस के बीच एक छोटी सी फाइट तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी ही, क्योंकि जिस तरीके से थॉर यहाँ पे एंट्री मार रहा है वो तो लगी रहा है। तो हम देखते हैं कि लेडी थॉर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए यानी म्योनियर का इन सारे के सारे ओलंपियन गार्ड्स को धूल चटाती है। अब ये सीन बहुत ज्यादा ही फास्ट है, अगर आप इसको स्लो मोशन में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लेडी जेन फोस्टर बेसिकली म्योनियर जिसके टुकड़े हुए हुए उसको अलग अलग करके इन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करती है और वो टुकड़े वापसी आके दोबारा एक हैमर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस बात से हमारी थ्योरी प्रूव हो जाती है कि किस तरीके से हैमर को जोड़ा जाएगा। तो मतलब ये हैमर दरअसल सच में जुड़ा नहीं है बल्कि अपनी पावर की मदद से एक हो चुका है, और जब चाहे लेडी जेन फोस्टर इसको अलग करके एज अ प्रोजेक्टाइल भी इस्तेमाल कर सकती है। और न जाने मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस मूवी के अंदर गौर को हराने के लिए वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस तरह लेडी थॉर बताती भी है कि किस तरीके से ये मेरा पहला विलन है। तो थॉर बोलता है कि पहले वाले को कभी मत भूला करो। तो हमें शायद इसमें ये भी पता चले कि थॉर का पहला विलन कौन था। और अगले शॉट में हम गौर को अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि लिटरली गौर यहाँ पे अपनी तलवार को एक प्लेनेट के अंदर घुसा के उस पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर देता है। तो ये हमें बता रहा है कि इस पूरी की पूरी मूवी का जो लेवल होने वाला है वो एपिकनेस की अलग ही लेवल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि एक तलवार के जरिए पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गौर ने, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है। फिर इसी के बाद हमें एक जबरदस्त किस्म की फाइट नजर आती है, और अगर आप गौर करेंगे तो इस पूरी की पूरी फाइट की जो कलर स्कीम है वो बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट और जैक स्नाइडर टाइप की नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूवी को जितना ज्यादा टाइका वाइटिटी ने कलरफुल बनाया है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आके ये मूवी बहुत ही ज्यादा सीरियस टून के ऊपर हो जाएगी, और यही चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और जो मेरा डर था कि गॉड द गॉड विचर के कैरेक्टर को वो वेस्ट कर सकते हैं, अब मेरा वो डर थोड़ा सा कम हो गया और मुझे लग रहा है कि वो लोग इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी के अंदर इसी शॉट पे इसी जगह के ऊपर हम देखते हैं कि गॉड से मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे थॉर, और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन साथ ही जो वैल्किरी है वो यहाँ पे थॉर के साथ लड़ रही है, और वो किसी और से नहीं बल्कि उसके हाथ में ज़्यूस का बोल्ट नजर आ रहा है। तो ये बात तो मैं यहाँ पे ये स्पॉइलर दे रही है बहुत बड़ा किस्म का कि यहाँ पे जो ज़्यूस है वो बेसिकली ओलंपस के अंदर उनकी मौत हो जाएगी जब गॉर उनके ऊपर आके अटैक करेगा, और उसके बाद ही वैल्किरी उनके थंडरबोल्ट को अपने पास रख लेगी और उसको एज अ वेपन इस्तेमाल करेगी। क्योंकि हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि वैल्किरी यहाँ पे गॉर से जो अटैक कर रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी की फाइनल फाइट है, उसके अंदर उसके पास वही बोल्ट मौजूद है ज़्यूस का। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे थॉर जो है वो ओलंपियन सारे के सारे गार्ड से मुकाबला कर रहा है, और ये पूरा ओलंपस वाला ही सीक्वेंस में बार बार दिखाया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि गॉर यहाँ पे साथ में पीछे डायलॉग्स में ये भी बता रहा था कि किस तरीके से उसने बहुत ज्यादा गॉड्स को मार दिया है, लेकिन थॉर जो है वो एक तरह का अलग ही गॉड है जिससे वो कभी पहले नहीं मिला। तो थॉर बोलता है कि मैं अलग इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे पास गॉड बनने का रीजन है, मैं लोगों के लिए जीता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी बात है। फिर इसी तरह ट्रेलर के एंड की तरफ हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी एक ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस दिखाई जा रही है, जहाँ पे थॉर और लेडी थॉर एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, और गॉड थॉर को बहुत ज्यादा गुस्से की तरफ इशारा कर रहा है कि आओ और आके मुकाबला करो, और थॉर भी हम देखते हैं कि उसके लिए तैयार हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट वाली सीक्वेंस मुझे पूरी की पूरी जैक स्नाइडर वाली फील दे रही है। उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि
बिल्कुल इस मूवी को जो है यहाँ पे डार्क कर दिया जाएगा, इसलिए ताकि इस मूवी की ट्यून को सीरियस कर दिया जाए, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर टाइका वाइटिटी ने ऐसा कुछ करने का सोचा है, मैं उनका फैन होकर रह जाऊँगा अगर ऐसा कुछ हो गया। फिर अगले पल हमें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉट मिलता है ट्रेलर के एंड की तरफ, वो होता है जहाँ हम देखते हैं कि ये वही जगह जहाँ पे लेडी जेन फोस्टर कुछ टाइम पहले आई थी। इसी का हमें एक ऑल्टरनेट शॉट दिखाया गया है जहाँ पे वो अपने हैमर म्योनियर को चमका रही है। अब आप एक नज़र में इसको नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन जब आप इसको पॉज करेंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस शॉट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इस पूरे के पूरे शॉट के पीछे जो सारे के सारे स्टैचूज बने हुए हैं वो किसी और के नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स से बहुत ही बड़ी बड़ी कॉस्मिक एंटिटीज के हैं, जिसको हमने अब तक एमसीयू के अंदर नहीं देखा था। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल का स्टैचू नजर आ रहा है, और ये शायद अब एमसीयू के अंदर तीसरी से चौथी बार हो चुका है कि लिविंग ट्राइब्यूनल का रेफरेंस हमें दिया जा रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिविंग ट्राइब्यूनल बहुत जल्द एमसीयू के अंदर अपने प्रेजेंस को शो करने वाला है। इसी के बाद अगर हम लिविंग ट्राइब्यूनल के पीछे की तरफ देखें तो वहां पे हमें एक स्टैचू नजर आ रहा है जो कि किसी और का नहीं बल्कि दी वॉचर का है, जिसको हमने वॉट इफ की सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखा है। इसी तरह अगर हम अपनी लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएं तो हमें यहाँ पे सबसे पहला स्टैचू किसी और का नहीं बल्कि मिस्ट्रेस डेथ का नजर आ रहा है, जो कि कॉमिक्स में होने वाली एक जबरदस्त किस्म की कॉस्मिक एंटिटी है और थैनोस का क्रश होता है। मतलब थैनोस जो इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करता है कॉमिक्स में, वो मिस्ट्रेस डेथ को पटाने के लिए करता है, जो कि लिटरली हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसी के बाद जो पीछे आपको एक बहुत अजीबोगरीब सा स्टैचू नजर आ रहा है, लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और मैंने पता लगा लिया कि वो कौन है। तो वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि कॉस्मिक एंटिटी एऑन है, जो कि दरअसल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है। और जो कॉमिक्स में क्वेजार का कैरेक्टर है जिसके पास क्वांटम बैंड्स मौजूद होते हैं, तो कॉस्मिक एंटिटी इयॉन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उन क्वांटम बैंड्स को बनाने के लिए और क्वेजार को अपना अवतार चुनने के लिए। तो यहाँ से हमें जो है बेसिकली क्वेजार और इयॉन का दोनों का ही रेफरेंस में लिया है। लेकिन इसी के बाद अगर हम पीछे जाएं तो हमें यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इन्फिनिटी नजर आ रही है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, जो कि सारे के सारे टाइम को रिप्रेजेंट करती है पूरे के पूरे मार्वल कॉमिक्स में जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे हमें ओवाटू के बराबर में एक स्टैचू की और जगह तो नजर आ रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो पूरी की पूरी एक स्टैचू होगा वो इटर्निटी का हो सकता है, जो कि इन्फिनिटी का ही भाई है और वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट कॉस्मिक बीइंग है इस पूरे के पूरे सीन के अंदर। तो यहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रिवेलेशन दी गई है इस छोटे से सीन के अंदर, जहाँ पे हमें कॉस्मिक एंटिटीज नजर आ रही हैं। अब ये जगह कौन सी हो सकती है इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये यूनिवर्स के अंदर होने वाली एक ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी हो सकती है, जिसके अंदर हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा गया है। और इसी तरह से हमने थॉर की एक गॉड वाली स्टोरी लाइन के अंदर भी देखा था कि वहाँ पे हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग मौजूद थे, जहाँ पे लिटरली हर एक गॉड हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, और थॉर उसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता है सारे के सारे मरे हुए गॉड्स को ट्रैक करने के लिए और गॉर को ट्रैक करने के लिए। तो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर ये काम लेडी थॉर करेगी और वो हॉल्स ऑफ ऑल नोइंग के अंदर जाके गॉर के बारे में और दूसरे गॉड्स के बारे में पता लगाएगी, और इसी वजह से हमें यहाँ पे सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज नजर आ रही हैं। तो ये मेरी थ्योरी थी जो कि सीन के ऊपर बहुत ज्यादा फिट बैठ रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी थ्योरीज मुझे बताइएगा ही। लेकिन इसी के बाद अगर हम ट्रेलर के एंड के अंदर चले तो वहाँ पे जो सीन था उसको मैं देख के तकरीबन 5 सेकंड तक तो हंसी रहा था, जहाँ हम देखते हैं कि थॉर को पकड़ा हुआ होता है और जियोस उसके बेसिकली अपने पावर्स की मदद से कपड़े उतार देते हैं और वो नंगा पूरे के पूरे यहाँ पे सबके सामने खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे टाइका वाइटिटी के यार जो जोक्स है ना वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो बिल्कुल वैसे ही मिलने वाले जिस तरह थॉर रैग्नारॉक के अंदर थे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली सीक्वेंस उन्होंने दिखाई है, मैं उससे टाइका वाइटिटी का काफ़ी फैन होते जा रहा हूँ। वो पूरी की पूरी फील दे रहा है कि मूवी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और सब कुछ सीरियस नज़र आ रहा है। तो मैं उसका काफ़ी फ़ैन होकर रह गया हूँ कि यहाँ पे कॉमेडी वो एक अलग ही लेवल पे देखने को मिलने वाली है और साथ में सीरियसनेस उसका भी एक ऐसा लेवल जो कि हमने एमसीयू में शायद अभी तक नहीं देखी थी। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज करके एमसीयू के अंदर दिखाना अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखा। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस पूरी की पूरी वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई नो कि ब्रेकडाउन थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इसके अंदर डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा थी और अभी भी ऐसी बहुत सी डिटेल्स है जो कि ट्रेलर को देखने के बाद आपके सामने आती ही रहेंगी, तो उसमें परवाह करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर मुझे डिटेल्स बताइएगा। हम इसके ऊपर अभी 2-3 वीडियोज़ और बनाएंगे। गॉर के लुक के ऊपर मैं थोड़ी सी और बात करूंगा और डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप थॉर द गॉड बुचर वाली स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में वो स्टोरी एक बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस है मेरी नज़र में, तो मैंने आज ही बेसिकली अपने दूसरे चैनल स्पीड टाइगर के ऊपर उस स्टोरी को एक मूवी फॉर्म में शुरू करने का फैसला करा है और उसका टीजर मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप फौरन से इस वीडियो के बाद जाकर उस टीजर को देखिए, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कॉमिक कितना ज़्यादा ओपी है। और बहुत जल्द मैं उस कॉमिक को एक पूरी की पूरी मूवी के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लव एंड थंडर देखने से पहले अगर उस कॉमिक को पढ़ लेंगे या मेरे चैनल पर देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि मूवी की स्टोरी किस तरफ होने वाली है, जिससे आपकी स्टोरी स्पॉइल तो होगी नहीं, क्योंकि ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी सब कुछ दिखाई दिया गया मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद इसका एक और ट्रेलर आने वाला है या फिर यही फाइनल ट्रेलर था, लेकिन अगर अगला ट्रेलर आता है तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा रिवील ना किया जाए। अब भी जो रिवील किया उन्होंने वो बहुत कुछ हो गया मेरे हिसाब से। इस तरह ना हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह सब कुछ ट्रेलर में रिवील कर दिया जाए। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उस पूरे के पूरे ट्रेलर को देख के। काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेलर था और इस पूरे के पूरे कॉस्मिक एंटिटीज़ वाले ईस्टर एग ने तो भाई मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा के रख दिया है। तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि मेरा ये ब्रेकडाउन कैसा लगा, और इस ब्रेकडाउन के जरिए अगर कोई नई चीज़ को जाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल
बिल्कुल भी मत भूलना और इस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर कॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। जाने से पहले मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पे मैं ज़बरदस्त किस्म के पोस्ट और अपडेट्स वगैरह शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।